द चैलेंज केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप लोग को 5-6 वीडियो यूट्यूब पर डालकर आप लोग के कम्प्लेक्स कंपाउंड या संकुल यौगिक के बारे में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हम बताए थे कि संकुल यौगिक के अंदर कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे पद होते हैं जिनको कौन नाम से जाना जाता है। तो इसका पूरे डिटेल्स पिछले वीडियो में हम बताए हैं। तो पिछली वीडियो में जाकर आप जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि कौन सा टर्म को किस नाम से हम जानते थे। तो आइए आज हम उन सभी टर्म्स को बारे में, डिफिनेशंस के बारे में, परिभाषा के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन किसे कहा जाता है, यानी आयनित मंडल या प्रति आयन किसे कहा जाता है। तो बड़ी कोष्ठक या गुरु कोष्ठक के बाहर उपस्थित आयनित समूह को प्रति आयन कहा जाता है। आपको बता दिए थे कि कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर 2 तरह का आयन पाया जाता है। एक कम्प्लेक्स वाला आयन पाया जाता है, एक साधारण आयन पाया जाता है, जिसको सिंपल आयन कहते थे। तो सिंपल आयन हमेशा अनजेबल होते हैं, अर्थात वह हमेशा आयन के रूप में रहते हैं, या तो पॉजिटिव में रहेंगे या तो निगेटिव में होंगे। तो उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि संकुल यौगिक के अंदर, संकुल यौगिक के अंदर जो बिग ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पेसीज, जो भी समूह बाहर रहेंगे या पीछे जुड़े रहेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर या काउंटर आयन कहते हैं। तो काउंटर आयन का मतलब ही होता है यानी कोना वाला, है ना। काउंटर आयन का मतलब कोना वाला यानी बाहर, यानी बिग ब्रैकेट बड़ी कोष्ठक के बाहर वाले जो समूह होंगे वो समूह हमेशा क्या कहलाएंगे, काउंटर आयन, या उसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में देख सकते हैं K4 यहाँ क्या है, काउंटर आयन है। K3 भी हमारा काउंटर आयन है। इस संकुल यौगिक में भी क्लोरीन है जो हमारा क्या है, काउंटर आयन है। इस संकुल यौगिक में भी क्लोरीन 2 गो है जो हमारा क्या है, काउंटर आयन है। यहाँ पे जो कार्बोनेट है वो कार्बोनेट क्या है, काउंटर आयन है। यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति आयन। प्रति आयन, प्रति आयन के मतलब ये हुआ कि बिग ब्रैकेट के बाहर जो भी ग्रुप्स लगे रहेंगे उस सभी ग्रुप्स को क्या कहेंगे, काउंटर आयन कहते हैं। अब आइए कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी वह एंटिटीज होता है, वह अवयव होता है जिसके अंदर हमेशा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड आपस में जुड़े होते हैं। यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी ये हमको बताएगा कि सेंट्रल मेटल के साथ लिगेंड कितने, यानी कितने प्रकार से जुड़े हैं, कितने संख्या में जुड़े हैं। तो ऐसे ही आयन को या धातु को हम क्या बोलेंगे, समन्वय सत्ता, या इसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। डेफिनेशन में आप देख सकते हैं, ए कोऑर्डिनेशन कंस्टिट्यूएंट्स ए सेंट्रल मेटल एटम या आयन बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आयन्स या मोलिक्यूल्स। दीज आयन्स या मोलिक्यूल्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन एंटिटी। समन्वय सत्ता यानी संकुल यौगिक में उपस्थित सभी केंद्रीय धातु या परमाणु या आयन एक निश्चित आयनों या अणुओं से जुड़े रहते हैं, बंधे रहते हैं। उसी को ही हम क्या कहते हैं, उसी केंद्रीय धातु या आयनों या अणुओं को क्या कहते हैं, समन्वय सत्ता कहते हैं। यानी हमेशा इस तरह से इसको समझिए कि बिग ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट रहेंगे, जो भी चीज़ उपस्थित रहेंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे, समन्वय सत्ता। यानी बिग ब्रैकेट के, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट्स होंगे, जो भी अणु या ग्रुप्स होंगे, उस सारे ग्रुप्स को हम क्या कहेंगे, समन्वय सत्ता कहेंगे। अब आइए लिगेंड। लिगेंड का क्या होता है। तो लिगेंड हमेशा संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में
लोन पेयर दान करने के काम करता है, इलेक्ट्रॉन दान करने के काम करता है। इसे लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दाता भी कहा जाता है। तो आइए लिगेंड किसे कहते हैं। तो लिगेंड वह आयन है, वह अणु है या वह आयन्स या मॉलिक्यूल्स है जो हमेशा सेंट्रल मेटल आइटम या आयन से जुड़े रहते हैं। तो ये सब सेंट्रल मेटल आयन से लिगेंड कहाँ जुड़े रहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जुड़े रहते हैं। यानी हर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आइटम या आयन, केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से जो ग्रुप्स जुड़े रहते हैं, जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स जुड़े रहते हैं, उसी आयन्स या मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड। देखिए ऐसे समझिए, सेंट्रल मेटल से यानी सेंट्रल मेटल से हमेशा जो भी ग्रुप या समूह जुड़े रहेंगे या आयन जुड़े रहेंगे, उसी को हम क्या कहते हैं, लिगेंड। क्या कहते हैं, लिगेंड। जैसा कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ सेंट्रल मेटल जो हमारा आयरन है, वो आयरन से 6 साइनाइड जुड़ा हुआ है। तो ये साइनाइड आपका क्या है, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड। इस यौगिक में, इस कॉम्प्लेक्स यौगिक में आप देख सकते हैं कि 5 गो अमोनिया और 1 गो क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों क्या है, लिगेंड है। तो लिगेंड क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि लिगेंड हमेशा सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़े होते हैं। यानी केंद्रीय धातु, परमाणु या आयन से जो स्पेसीज या जो मॉलिक्यूल्स जुड़े रहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, लिगेंड। जैसा कि यहाँ पे 4 क्लोरीन को हम लिगेंड कहेंगे। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम धातु से ये जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार इसमें देख सकते हैं कि ऑक्जेलेट आयन है, साइनाइड है, वाटर है, नाइट्रो ग्रुप है। ये सारे ग्रुप्स क्या है, लिगेंड है। क्या है, लिगेंड है, जो हमेशा किससे जुड़े रहते हैं, केंद्रीय धातु, परमाणु से जुड़े रहते हैं। और यहाँ पे केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो कोबाल्ट है ना। तो ऐसे ही स्पेसीज या आयंस को, तो लिगेंड आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, आयन वाला भी हो सकता है, पॉजिटिव वाला भी हो सकता है। तो ऐसे आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहेंगे। तो लिगेंड का साधारण परिभाषा क्या हो गया कि वैसे हर संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स यौगिक में, यानी वैसे हर यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जिसमें सेंट्रल मेटल से हमेशा जो ग्रुप जुड़े रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिगेंड कहेंगे। तो जैसा कि आप एक एग्जाम्पल अलग से हम लिखे हैं, उदाहरण लिखे हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कौन किसको क्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोटेशियम K4 को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन स्फीयर, या इसी को काउंटर आयन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो आयरन है, Fe है, Fe हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन है। और इसके बारे में परिभाषा हम पीछे बता रखे हैं, बोर्ड पर बता रखे हैं, आप देख के सीख सकते हैं। और यहाँ पे जो साइनाइड 6 है, उस साइनाइड को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। और साइनाइड की जो संख्या 6 को दिख रहा, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो फिर इसके आगे आपको बताने के प्रयास करते हैं। द चैलेंज केमिस्ट्री क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम अजय कुमार है। जैसा कि आप लोग को कई वीडियो में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, है ना, यानी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में आपको समझाने का काम कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे सभी पिछले वाले वीडियो को देखकर आप थोड़ा बहुत आइडिया लगा लिए होंगे या आप सीख गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या क्या हमको पढ़ना होता है। तो चलिए, जिस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में धीरे धीरे डीपली में यानी गहराई में नॉलेज ले रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो ठीक आज टर्मिनोलॉजी यानी टर्म्स कौन कौन यूज किए जाते थे, इसके बारे में डिफिनेशंस या इसके बारे में परिभाषा के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए, इसके पहले मैंने और 3 टर्म्स के डिफिनेशंस बता दिए, परिभाषा बता दिए। तो अगला परिभाषा आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? तो आपको बताए थे कि किसी भी संकुल यौगिक में या कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो लिगेंड जितने प्रकार से लोन पेयर दान करेगी या इलेक्ट्रॉन दान करेगी, उसी संख्या को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी समन्वय संख्या। तो आप देख सकते हैं द कोऑर्डिनेशन ऑफ ए मेटल आयन इन ए कम्प्लेक्स कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ लिगेंड donor atoms to which the central metal atom is directly bonded। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर ऐसे कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो लिगेंडों से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं? लिगेंडों से जुड़े रहते हैं। तो लिगेंड है जो जितने प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दान करेगी, या मान लीजिए कोई लिगेंड 1 लोन पेयर दान करता है, 2 लोन पेयर दान करता है, 3 लोन पेयर दान करता है, तो इसी संख्या को यानी लिगेंडों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं एग्जांपल में कि कौन सा कम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि साइनाइड हमारा लिगेंड है। ये सब सारी चीज़ें बारे में बता चुके हैं कि पोटेशियम क्या है, आयरन क्या है, साइनाइड क्या है, सब बता चुके हैं आपको। तो यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है वो लिगेंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्यों 6 है? क्योंकि साइनाइड 1 लोन पेयर दान करता है, यानी 1 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करता है। तो इस लिगेंड की टोटल संख्या कितना है? 6। तो 6 संख्या है तो इसको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक उसी प्रकार से कोबाल्ट अमोनिया का होल 5 क्लोराइड, तो यहाँ पे अमोनिया भी एक दंतूर या मोनोडेंटल लिगेंड है, तो 5 तरह से लोन पेयर को दान करेगा, एक क्लोराइड आयन दान करेगा, दोनों मिला के 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएंगे। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार कोबाल्ट इथाइलिन डाइएमीन, तो इथाइलिन डाइएमीन लिगेंड जो होते हैं वो डाइडेंटल लिगेंड होते हैं, यानी द्विदंतूर होते हैं। तो ये सब लिगेंड के बारे में जानकारी इस वीडियो के बाद आपको बताएंगे कि लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। तो ये लिगेंड बाइडेंटल लिगेंड है, अर्थात जो इथाइलिन डाइएमीन है जब भी सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दान करेगी, यानी जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगी, तो हमेशा 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो जो जोड़ी इलेक्ट्रॉन दान करने के वजह से यहाँ पे इथाइलिन डाइएमीन कितने की संख्या में? 3 की संख्या में। तो 2 तरह से दान कर रहा है, कैपेसिटी इसका दान करने का 2 है, लेकिन इस यौगिक में इथाइलिन डाइएमीन है कै गो? 3 गो है। तो 3 दूनी 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं ऑक्जिलेट, OX का मतलब होता है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट लिगेंड भी बाइडेंटल लिगेंड होते हैं, जो यहाँ पे 3 गो प्रेजेंट है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे? 3 दूनी 6, यानी 6 हो जाएंगे। EDTA है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, इस लिगेंड को बोला जाता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। तो इथाइलिन डाइएमीन जो होंगे यहाँ पे हेक्साडेंटल लिगेंड की तरह काम कर रहा है, यानी इथाइलिन डाइएमीन है जो 6 प्रकार से यानी 6 प्रकार से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को दान करने की कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर। तो आप देख रहे होंगे कि सभी कम्प्लेक्स यौगिक के अंदर सबका कोऑर्डिनेशन नंबर लगभग क्या है? 6 है, 6 है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, टेंशन नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम से लेकर आपको बहुत सारे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए सिखाएंगे। चलिए आगे देखते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। जैसा कि मैंने पीछे भी बता रखा है कि समन्वय बहुफलक क्या होते हैं या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा उसे कहते हैं जो हमें कम्प्लेक्स यौगिक के 3D में यानी 3D डायमेंशनल में ज्योमेट्री बताएगी, यानी ज्यामिति बताएगी। तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन इस प्रकार हम दे सकते हैं, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड एटम्स
which are directly attached to central atom ये आयन डिफाइंड एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इसका अर्थ क्या हुआ कि सेंट्रल मेटल से डायरेक्टली जुड़े लिगेंड्स परमाणु की दिक व्यवस्था अर्थात 3D ज्यामिति को ही क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा कहते हैं, यानी समन्वय बहुफलक कहते हैं। तो आप लोग ये तो स्टैंडर्ड आपका परिभाषा हो गया, मगर इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि जितने प्रकार के हमारे पास यौगिक होते हैं उस सारे यौगिक के एक निश्चित ज्यामिति होती है, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे। जैसे में ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय, स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय etc। तो हम मान लेते हैं कि कम्प्लेक्स कंपाउंड चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, तो हमारे कम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर या संकुल यौगिक के अंदर कौन कौन से ज्योमेट्री होते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं। मान लेते हैं कि एम हमारा कैपिटल एम हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है। और लिगेंड को हम मान लेते हैं एल। तब कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है Ml2 अर्थात यहाँ पे सेंट्रल मेटल M है और लिगेंड की संख्या 2 है। तो इस कंडीशन में हाइब्रिडेशन जो होगा, इस कम्प्लेक्स का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp होंगे और उसका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा अर्थात ज्योमेट्री क्या होंगे, लीनियर होंगे। तो इस प्रकार इसका ज्योमेट्री होंगे जैसा कि आप देख रहे होंगे फिगर में। फिर उसी तरह कम्प्लेक्स कंपाउंड Ml3 प्लस माइनस n। तो प्लस माइनस n क्या बताता है, तो प्लस माइनस n के मतलब कि कम्प्लेक्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज हो सकते हैं या तो नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं या जीरो चार्ज भी हो सकते हैं, ये बता रहा। तो यहाँ पे यदि Ml3 वाला कम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन 2 होता है, उसका हाइब्रिडेशन sp2 होंगे। तो sp2 हो गया हाइब्रिडेशन, तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसका हिंदी हम यहाँ पे लिख दिए कि ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है। या नहीं लिखा हुआ है तो आप इसको हिंदी लिख सकते हैं, त्रिकोणीय समतलीय। त्रिकोणीय समतलीय इसको लिख सकते हैं। तो आप फिगर देख सकते हैं कि ट्राइगोनल प्लेनर इस प्रकार ज्योमेट्री देता है। फिर उसी प्रकार 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले यानी 4 लिगेंड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेशन नंबर दे रहा है। यहाँ पे एक चीज़ दर्शाना आपको भूल गए हैं कि यदि लिगेंड की संख्या 2 हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे तो उसका हाइब्रिडेशन sp होंगे। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे। क्यों, क्योंकि लिगेंड की संख्या यहाँ पर 3 है, कुल लिगेंडों की संख्या 3 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होंगे और इसका हाइब्रिडेशन क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर होंगे। ठीक उसी तरह Ml4 है, तो Ml4 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होंगे, 4 होंगे। तो 4 होने के कारण इसका हाइब्रिडेशन 2 प्रकार का होता है। एक तो sp3 होते हैं जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है, जो आप फिगर में देख सकते हैं, और एक जो होता है dsp2 होता है, ये भी हाइब्रिडेशन 4 रखता है। इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4, मगर इसमें 2 तरह का हाइब्रिडेशन होते हैं। एक हाइब्रिडेशन sp3 देते हैं और एक हाइब्रिडेशन dsp2 देते हैं। तो sp3 हाइब्रिडेशन वाले हमेशा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री देता है और dsp2 वाले हाइब्रिडेशन हमेशा स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देता है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे कि यह स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर चारों लिगेंड जोड़े हुए हैं। यहाँ पे देखिए टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल है ना। इस ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल। इसको इस तरह से आप समझ सकते हो, जैसे कि मेरा जैसे कि ए ग्रुप
ए ग्रुप इस तरह से टेट्राहेड्रल होते हैं। 3D अरेंजमेंट ही होता है, इस तरह से टेट्राहेड्रल आप जान सकते हैं। जैसा कि एक लिगेंड ऊपर लगा हुआ है और बाकी 3 लिगेंड इस तरह से लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं एक लिगेंड ऊपर लगा हुआ और बाकी 3 लिगेंड नीचे की ओर लगे हुए हैं। तो जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो सारे लिगेंड इक्वल लेंथ में जुड़े होते हैं, जिसका एंगल क्या होते हैं 109.28 डिग्री होते हैं या 28 मिनट होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में सारे लिगेंडे के जो एंगल होते हैं वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आपका शेप कैसा देगा, टेट्राहेड्रल। तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला हाइब्रिडेशन यदि DsP2 होंगे तो उसका ज्योमेट्री कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक उसी प्रकार Ml5 वाला भी हाइब्रिडेशन 2 तरह का देगा। एक sp3d देगा, तो sp3 वाला हाइब्रिडेशन sp3d वाला हाइब्रिडेशन हमेशा कैसा ज्योमेट्री देगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, यानी इसमें एक त्रिभुज बनेगा और 2 तरह का पिरामिड बनेगा। वही हाइब्रिडेशन यदि DsP2 हो जाए तो ये कैसा ज्योमेट्री देगा, स्क्वायर पिरामिडल देगा, जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं। तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का ज्योमेट्री इस प्रकार होते हैं। और DsP3 वाला होंगे स्क्वायर पिरामिडल में होंगे तो स्क्वायर रहेगा यानी वर्ग रहेगा और वर्ग के ऊपर एक पिरामिड बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये आपका पिरामिडल है और ये आपका स्क्वायर है। तो नाम से ही पता कर सकते हैं कि स्क्वायर पिरामिडल, यानी नीचे एक स्क्वायर बनाएंगे यानी वर्ग बनाएंगे और वर्ग के ऊपर एक पिरामिड बनाएंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल होगा तो उस कॉम्प्लेक्स का हाइब्रिडेशन क्या होंगे, DsP3 होंगे। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएंगे, क्योंकि लिगेंडों की कुल संख्या कितनी है, 5। लिगेंडों की कुल संख्या कितनी है, 5। तो लिगेंड की संख्या 5 है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 5 वाले भी ज्योमेट्री आप सीख गए। अब लास्ट आपका बच गया वैसे कॉम्प्लेक्स जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6 होते हैं। तो हर ऐसे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स जिसका हाइब्रिडेशन या तो sp3d2 होते हैं या तो d2sp3 होते हैं। अब आपको आगे हम बताएंगे जब VVT पढ़ाएंगे यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे, तब उसमें आप जानिएगा कि किस कॉम्प्लेक्स यौगिक का या कंपाउंड का sp3 हाइब्रिडेशन कब होगा, d2sp3 हाइब्रिडेशन कब होगा। ठीक उसी प्रकार sp3d हाइब्रिडेशन कब होगा, dsp3 हाइब्रिडेशन कब होगा। ठीक उसी तरह से sp3 हाइब्रिडेशन कब निकाला जाता है, dsp2 हाइब्रिडेशन कैसे होगा। बात समझ रहे होंगे, बात आप समझ रहे होंगे कि 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कॉम्प्लेक्स हैं जो 2 ज्योमेट्री सेम दिखाते हैं लेकिन हाइब्रिडेशन इसका 2 होते हैं। कौन, sp3d2 और d2sp3। तो हम पता कैसे करेंगे, हम तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेसिस पे हम बोल देंगे कि या तो इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा। मगर कॉम्प्लेक्स यौगिक के अंदर हम पता कैसे करेंगे कि इसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा कि d2sp3 होगा। तो इसके बारे में हम लोग तब निकाल पाएंगे, तब जान पाएंगे जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे, यानी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत पढ़ेंगे, तब हम निकाल पाएंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हाइब्रिडेशन क्या होते हैं। तो वहाँ से आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा या इसके स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में जान सकते हैं, यानी इसके ज्योमेट्रीज के बारे में हम जान सकते हैं। तो हर ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होंगे तो वह कैसा ज्योमेट्री शो करेगा, हमेशा ऑक्ट्राहेड्रल शो करता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, इसका हाइब्रिडेशन तो 2 हुआ लेकिन ज्योमेट्री हमेशा ऑक्ट्राहेड्रल ही होते हैं, या तो sp3d2 हो या तो d2sp3 हो। दोनों केस में यहाँ पे जो ज्योमेट्री दिखाएगा, ज्योमेट्री हमेशा कैसा दिखाएगा, ऑक्ट्राहेड्रल। तो हमने कुछ वीडियो फास्टली बोलकर बना दिए हैं, है ना। तो इस वीडियो को आप ढंग से देखना चाहेंगे
या देखना चाहेंगे तो इसको थोड़ा सा स्लो करके आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपको हम बताएं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जितने भी टर्मोलॉजी यूज किए जाते हैं, जितने भी टर्म यूज होते हैं, नाम यूज किए जाते हैं, वो लगभग सारे टर्म्स का आज डिटेल्स आपको बता दिए हैं, डेफिनेशंस बता दिए हैं। एक दो और बच गया है जिसको कल हम डिफाइंड कर देंगे। तो मैं इतना ही बताकर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।